फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं आपका दोस्त मेंटर एजुकेटर जितेंद्र सर आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? सो इसमें आज हम सीखेंगे कि कार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन के कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे और कार्बन ही नेचर में आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है और ये कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी क्यों रखता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है आपके चैप्टर के नेम में ही, क्या, कार्बन लिखा हुआ है। तो पहली बात तो यहां से ये स्टार्ट होती है, कार्बन क्या है। तो आप बोलेंगे कार्बन इज एन एलिमेंट। ये तो सबसे पहले पता चल गया होगा कि ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है। क्लियर है इतनी बातें? और यह जो है इट डिराइव फ्रॉम इट्स नेम इज derived from लैटिन वर्ड कार्बो। किस वर्ड से ये डिराइव हुआ है? कार्बो वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है, कार्बो मीन्स कोल। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कोल क्या होता है। अरे कार्बन देखा होगा, कोयले की तरह होता है, काला काला। तो जनरली ये कार्बो वर्ड से डिराइव हुआ है, इसका मतलब होता है कोल। इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर होगी। क्लियर है? सो अब बात आती है कि ये तो हो गया कार्बन। कार्बन का नेम इससे डिराइव होता है, इसका मतलब होता है कोल। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये जो कार्बन है हमारे डेली लाइफ में कहाँ आपको देखने को मिलता है, कैसे आप समझेंगे। तो यहां थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। ये जो कार्बन है 0.02% कंटेनिंग अर्थ क्रस्ट। इसका मतलब है अर्थ क्रस्ट में ये कितना कंटेन करता है, 0.02%। एंड 0.03% containing atmosphere। इट मीन्स इतना परसेंट, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेन करते हैं कहां, अर्थ क्रस्ट में, और 0.03% कंटेन करते हैं किस फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में। क्लियर हुई इतनी बातें? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है जनरली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि ऑल द लिविंग थिंग्स, और क्या समझना है इसमें, ऑल थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। कार्बन बेस्ड कंपाउंड से जनरली ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसी से मिलकर के क्या हुए हैं, बने हैं। क्लियर है? और आप देखेंगे आपके डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। जनरली आप अगर पढ़ना चाहें तो पहला अगर हम समझाएं तो आप देखेंगे कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस क्या है, फूड में आप देखते होंगे, शुगर देख लीजिए, आपका क्या देख लीजिए, ग्रेन्स देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स ले लीजिए। इन सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा अगर हम बात करें किस फॉर्म में, फ्यूल के फॉर्म में भी कार्बन कंटेनिंग है। जैसे आपने पढ़ा होगा पेट्रोलियम है, कोल है, ये सब किस में यूज होते हैं, मीथेन है, एलपीजी है,
सीएनजी है, ये सब के सब क्या कंटेंट है, फ्यूल के फॉर्म में यूज होते हैं और क्या कंटेनिंग है, हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। ये सब चीजें पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब चीजें हमारे डेली लाइफ में यूज होती हैं और ये सब के सब क्या कंटेन कर रहे हैं, कार्बन। अभी केवल डिस्कशन किसके बारे में चल रहा है कि कार्बन है क्या। पहले तो कार्बन को समझ ले तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें। तो डेली लाइफ में फूड हो, शुगर हो, ग्रेन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, ये सब के सब क्या कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है। तीसरा अगर हम और बात करें, ये फ्यूल में हो गया, ये आपका उसमें हो गया। उसके बाद अगर आप बात करें फर्टिलाइजर्स के केस में तो आप वहां भी देखते हैं, जैसे आप और जान लीजिए, जैसे आपने सुना होगा क्लास में, तो कॉटन है, फाइबर्स है, प्लास्टिक है, ये सब के सब क्या है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस। इट मींस यहां से एक आइडिया निकल के आ रहा है कि जो कार्बन है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी कैन से दैट कार्बन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, या दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो इसके बाद अगर आप कहना चाहें तो फ्यूल्स हो गया, क्लास हो गया, आप देख रहे होंगे इन सब चीजों में क्या कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट समझेंगे कार्बन की कुछ और प्रॉपर्टीज को समझना चाहते हैं। जैसे कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका कार्बन है ये ऑलवेज क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है इनके बीच में क्या करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग होती है। तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट मींस दोज बॉन्ड व्हिच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बात यहां ये आती है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कैसा बॉन्ड, कोवैलेंट। ना तो ये आयनिक बनाता है और ना ही ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। बट इसमें समझते हैं ये क्यों ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आइए समझते हैं। कार्बन का आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा 4 सेल होते हैं, K, L, M और L सेल होते हैं। इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इन सेल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि इस सेल में जा सके। क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। ये 2 सेल कंटेनिंग है। K सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। हर कोई एलिमेंट क्या चाहता है कि अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। ऑक्टेट का मतलब है नोबल गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ले ले। नोबल गैस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले। अगर यहाँ पे हम 2 और 8 कर देते तो ये किसका बन जाता, नोबल गैस हीलियम हो जाता। हीलियम का 2 होता है और उसके बाद आप देखेंगे नियॉन का कितना होता है, 10। आइए समझते हैं ये क्यों जो है ये ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, आयनिक क्यों नहीं बनाता। तो पहला कंडीशन आप समझेंगे, पहला आपको कंडीशन समझना है क्यों ये कोवैलेंट बनाता है। इट्स साइज इज वेरी स्मॉल। इसकी साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। किसकी, कार्बन की। कार्बन की साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। साइज स्मॉल होने की वजह से
इस न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो स्मॉल साइज होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का क्या है, बहुत ज्यादा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है साइज इज वेरी स्मॉल ड्यू टू दिस रीजन carbon cannot lose 4 electron to attain noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता तो ये किस में चला जाता, अगर ये यहां से लूज कर देता तो आपको क्या पता है, हीलियम आपका क्या है, नोबल गैस, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन जो होता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो कितना हो जाता, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता। इसका मतलब है ये हीलियम ले लेता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता, स्टेबल। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा है, कह रहा है मेरे पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज छोटी है, इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। और जब इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं। इसका मतलब है यहां से ये बात क्लियर हो गई कि ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं करता है। तो अगर लूज नहीं करता तो ले ले, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या आपको समझना है, इट कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्मॉल साइज। ये इतनी छोटी साइज होने की वजह से इसमें आप इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकती कि 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले। तो इसका मतलब है ना तो ये गेन करता है ना ही ये लूज करता है। तो अगर ये गेन कर लेता तो इसके पास कितना हो जाता, आपने पढ़ा 2 और 4 है तो 4 और गेन कर लेता तो ये हो जाता 2 और 8 हो जाता। कब, जब ये क्या कर लेता है इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता तो ये बन जाता। जबकि अभी आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन साइज छोटी होने की वजह से गेन नहीं कर पाता है। और जब गेन नहीं करेगा तो 2 पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, ना तो ये लूज करेगा और ना ही ये गेन करेगा। तब क्या करेगा, अब समस्या आ गई कि ये तो ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है। ये 2 बातें समझ में आई। इसी के बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये जो कार्बन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लियर है। तो यहां से 2 कंक्लूजन निकल के आया, स्मॉल साइज होने की वजह से ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 2 बातें, दे क्यों नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तीसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये किसी के साथ क्या कर ले, शेयर कर ले, और शेयर करने के बाद क्या हो सकता है, ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अटेन कर सकता है। आइए उसे समझते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे ये बातें कि होता क्या है। तो इन 2 बातों से आपको क्लियर होगा क्या कि कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही दे सकता है। ये आपके हैं नोबल गैस, और ये नोबल गैस क्या माने जाते हैं, स्टेबल। अगर आपसे कोई पूछे नोबल गैस क्यों स्टेबल माने जाते हैं तो आप पट से बता दीजिएगा कि जितेंद्र सर ने कहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन जो इनके ऑर्बिटल में या सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होने की वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही ये किसी से लेते हैं। और जब न लेंगे न देंगे तो रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। इसीलिए क्या माने जाते हैं, नोबल गैस स्टेबल माने जाते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ना तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला अटेंड कर रहा है लूज करके, और ना ही ये
10 वाला यूज कर रहा है। अगर 4 ले लेगा तो 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 टोटल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां से अगर आप नोट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कैन नॉट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन और गेन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस रीजन कार्बन ऑलवेज फाउंड द कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिख सकते हैं आप नोट में क्या, नोट में आप लिख लीजिए ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन नॉट gain 4 electron or lose 4 electron। ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ना ही ये गेन करेगा। सो इट ओनली शेयर द इलेक्ट्रॉन, ये केवल और केवल क्या करेगा, शेयर द इलेक्ट्रॉन करेगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ड्यू टू दिस रीजन क्या बनाता है, केवल और केवल ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो इट इज ओनली शेयर द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस रीजन क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आई होगी कार्बन से रिलेटेड, क्यों कार्बन ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। हमने ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखेंगे कि अगर ये किससे जुड़ जाए, हो सकता हो किसी दूसरे एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट से जुड़ जाए, ये हो सकता हो ये इधर एक किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाए। हम इसे बॉन्ड के थ्रू दिखा रहे हैं, ये किसी दूसरे से जुड़ जाए और ये इधर भी किसी से जुड़ जाए। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है कि यह जनरली कैसा हो गया। यही से एक बात और क्लियर होती है, क्या आप देखेंगे टोटल इसके पास अगर ऐड करें शेयरिंग करने के बाद तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो आप बोल सकते हैं कार्बन इज कैसा, टेट्रावैलेंट। कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। आई थिंक ये बेसिक बातें इस कार्बन के रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, कार्बन ये टेट्रावैलेंट होता है, आपको यहां से समझ में आ गया। अगर ये टेट्रावैलेंट होगा तो इसका ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर अटेन करेगा, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक इतनी बातें आपको कार्बन की बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी कि ये कार्बन कहां कहां मिलता है, कितना मिलता है, ये आपने देखा। फिर आपने क्या देखा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हमेशा ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आगे थोड़ा सा और कार्बन की प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन, या इसी को कलेक्टिवली आप बोल देते हैं कैटिनेशन। क्या बोल देते हैं, कैटिनेशन। तो ये जो सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है किसके पास, कार्बन के पास। तो अगर आपसे कोई पूछे सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि अपने जैसे कार्बन के साथ ये क्या करते हैं, जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बना करके लॉन्ग चेन बनाने की एक टेंडेंसी रखते हैं। इसी फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉम्बिनेशन है। मतलब दूसरे कार्बन से ये बॉन्ड बनाएंगे और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है इतनी बातें? तो आइए सेल्फ कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कैटिनेशन। इट मींस कार्बन है टेंडेंसी टू फॉर्म, है मोर टेंडेंसी टू combine with
self and form long chain of carbon, that is called self combination, या आप बोल सकते हैं इसे क्या, कैटिनेशन। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब ये समझाना चाहता है। जैसे कार्बन है, आपको पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये किसी के साथ ऐसे जुड़ा हो, फिर इसके साथ कार्बन ऐसे जुड़ जाए। इसका मतलब है अगर इस तरह से शेयर करके ये लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो आप बोल देते हैं कि ये कैसा है, सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी रखता है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसी एलिमेंट के पास है तो वो आपका कौन है, कार्बन ही है। क्लियर है इतनी बातें। तो आप जानते हैं ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो आप यहाँ क्या दिखा सकते हैं, H दिखा सकते हैं। आपने H इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इसकी वैलेंसी अभी बताया हमने, टेट्रावैलेंट होते हैं। तो ये 4 बॉन्ड बना लिए हैं और इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये आप क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है। क्लियर है, इसी को आपने कहा कैटिनेशन। अब बात ये आती है, ये लॉन्ग चेन बना ही क्यों पाते हैं, सबसे अधिक कार्बन ही क्यों लॉन्ग चेन बनाता है, और एलिमेंट क्यों नहीं बना पाते। तो इसके पीछे कहानी क्या है, जो ये कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है ना, बॉन्ड है, ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ड्यू टू दिस रीजन इट इज स्टेबल। इसी वजह से ये क्या होता है, स्टेबल होता है। हर कोई बॉन्ड कब तक बनाएगा, जब तक बनाएगा जब तक वो क्या हो, स्टेबल हो। तो आपने क्या कहा, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है। और जब ये स्टेबल है तो अपने आप में क्या कर लेगा, लॉन्ग चेन तो बनाएगा ही बनाएगा। क्लियर है, समझ में आई इतनी बातें। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि ये क्या केवल कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, नहीं। तो कार्बन के पास ये तो टेंडेंसी है लॉन्ग चेन बनाने की, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है ये अदर एलिमेंट के साथ भी क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो आइए यहां से एक और, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को यूनिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो और दूसरी बात क्या कह सकते हैं, कार्बन है also tendency to form strong bond with हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, कह सकते हैं आप नाइट्रोजन, सल्फर, ईटीसी। मतलब ये इनके साथ भी क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ कार्बन क्या करता है, रिएक्ट करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, किसकी, कार्बन की। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। और जो इसके कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ, ये सब भी कंपाउंड्स कैसे होते हैं, कंपाउंड ऑफ कार्बन, ये कैसे होते हैं, आप कह सकते हैं स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन सबके साथ भी बॉन्ड बनाता है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। सेल्फ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। क्या कार्बन केवल फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फ्री स्टेट के अलावा ये कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है क्या? तो हम देखेंगे क्या इसका अकरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का अकरेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो अकरेंस ऑफ कार्बन में ये दोनों तरीके से एग्जिस्ट करता है, इन फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, इन कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अकरेंस ऑफ कार्बन, इट अकर इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है। पहला आप समझेंगे क्या, आप पढ़ेंगे क्या, इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब है कि ये किसी के साथ बॉन्ड के फॉर्म में या किसी के साथ कंबाइंड नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में आप जनरली देखेंगे किसको किसको आप बोलते हैं, ये डायमंड एंड ग्रेफाइट हैं, यह जनरली क्या होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन, डायमंड और ग्रेफाइट। एक और है इसी का भाई समझ लीजिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये बहुत ही पुराना है, मतलब बहुत समय से इसको जाना जाता है। इसमें एक और है जिसका नाम है बकमिस्टर फुलरिन, इसे बकमिस्टर फुलरिन। यह जनरली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया? फ्री स्टेट में कौन कौन, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन, यह जो होते हैं फ्री स्टेट में। अब आते हैं कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड स्टेट में तो आप देखते हैं कंबाइंड स्टेट में क्या आप जानते हैं, जैसे अभी बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, या फिर किस में होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर ये किस में एग्जिस्ट करेंगे, CNG के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर LPG, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आप कह सकते हैं फाइबर्स, उसके बाद आप कह सकते हैं कॉटन, ग्रेन्स। इन सब में जो प्रेजेंट होता है कार्बन, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है? दो बातें समझ में आई। अकरेंस ऑफ कार्बन में क्या है, इट अकर टू फॉर्म्स, किसमें, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में 3 चीजें मिलती है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरिन। क्लियर है इतनी बातें? आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसके बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को समझने की कोशिश करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं एलोट्रॉप्स? इसका मतलब है कार्बन एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट फिजिकल स्टेट। इस समझ में आ रही बातें? मतलब कार्बन का क्या है, जिसकी एलोट्रॉप्स किसे बोलेंगे, इट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर सिमिलर but physical property are different, then that are called allotrophs। क्या कहते हैं, allotrophs। अगर allotrophs को आपको कहना है, those substance which chemical property are similar but physical properties are different,
दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। उसी को क्या बोलते हैं आप? एलोट्रॉप्स कहते हैं। या फिर आप डायरेक्टली अगर इसे कहना चाहें, एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट। तो आप सिंपल कहना चाहते हैं तो दो सबस्टांस विच एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट, दैट इज क्या, उसी को क्या आप बोल देंगे? एलोट्रॉप्स कह देंगे। आई थिंक एलोट्रॉप्स आपको समझ में आ गया होगा। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। कौन कौन? तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आप देखेंगे, कार्बन एलोट्रॉप्स, इसमें आपको दिखने को मिलेगा 3 मिलेगा। कौन कौन आप देखेंगे? देखिए जरा, आप देखेंगे किसको? आप बहुत तक खूब जानते हैं किसको? डायमंड को। दूसरा किसे जाते हैं? ग्रेफाइट। और ये दोनों जो है नोन एज सेंचुरी, मतलब ये सालों से जाने जाते हैं। बट ये जो बकमिस्टर फ्लोरीन है, जो बकमिस्टर फ्लोरीन है, ये आपका क्या है? रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है? डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर फ्लोरीन है। जो ये ग्रेफाइट और डायमंड है बहुत सालों से जाने जाते हैं, लेकिन जो ये बकमिस्टर फ्लोरीन है अभी रिसेंटली इसको क्या किया गया है? डिस्कवर किया गया है। क्लियर है इतनी बातें? अब आइए इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में समझते हैं। क्लियर है इतनी बातें? आइए आपको समझाते हैं वन बाय वन। डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है और बकमिस्टर फ्लोरीन क्या है। तो पहले जो हम समझने की कोशिश करेंगे उसे किसे समझेंगे? डायमंड एंड ग्रेफाइट को। डायमंड और ग्रेफाइट को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम जिसे समझने की जा रहे हैं वो आपका क्या है? डायमंड। तो डायमंड जो होता है, डायमंड आर कलरलेस। डायमंड में क्या होता है? कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। कलरलेस भी होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर है? एंड हार्ड इन नेचर। और ये क्या होता है? हार्ड होता है। इतनी बातें क्लियर हुई आपको? बोलिए यस या नो। एंड और क्या जानेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस का मतलब आप समझेंगे क्या? इसमें क्या पाया जाता है? चमक। कहते नहीं कि डायमंड की तरह चमक रहा है, तो ये जनरली इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस का मतलब है चमक होती है। और क्या जानेंगे इसी के बारे में? डायमंड बॉर्न इन एयर, देन प्रोड्यूस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देता है? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी कैन से डायमंड only consist of कार्बन। किससे मिलके बना है? केवल और केवल किससे मिलके बना है? कार्बन से मिलके बना है। और इसके बारे में आप क्या जानेंगे? जो ये डायमंड होता है जनरली आप इसमें देखेंगे कि ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस
known in the world। सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो आपका क्या है, डायमंड है। क्लियर है की बातें। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो डायमंड्स आर जनरली हेक्सागोनल होते हैं। कैसा होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं और ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्लियर है। ओके, सो थोड़ा सा इसमें मैं भी समझा दे रहा हूं कि डायमंड के स्ट्रक्चर को तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बट इसका अरेंजमेंट कैसा होता है तो जल्दी आप समझेंगे कि वन कार्बन, आपका एक कार्बन से 4 कार्बन डायरेक्टली जुड़े होते हैं। ये आपका मान लिया हमने कार्बन है और इस कार्बन से जनरली कितने कार्बन जुड़े रहेंगे, 4 कार्बन जुड़ेंगे। एक इधर दिखा दिया। और इस कार्बन से कितने जुड़े रहेंगे, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो आप कह सकते हैं ये आपका कार्बन जो है कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, तो आप बोल देंगे अगर ये आपका सेंट्रल है तो ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और ये 4। इट मींस जो डायमंड है 4 कार्बन से क्या होता है, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू द 4 कार्बन। हर एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ेगा, 4 कार्बन से जुड़ेगा। और ये जो 4 कार्बन से जुड़ रहा है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब इनके बीच का जो बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन carbon and other carbon is strong। दूसरे कार्बन के बीच में इनके जो बीच का बॉन्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ड्यू टू दिस रीजन इट इज हार्ड। यही कारण है कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कौन, कार्बन। कार्बन के ये बने होते हैं फिर भी ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डायमंड। क्लियर है। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा और प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो डायमंड के बारे में और समझना क्या है, तो आप एक बात और याद रखिएगा, डायमंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ना ही कोई इनके पास चार्ज होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या क्या, या तो आप उसमें क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो उनके पास क्या होना चाहिए, चार्ज होने चाहिए। तो ना तो इस डायमंड के स्ट्रक्चर में कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसमें कोई चार्ज होता है। तो तीसरी बात आप याद रख सकते हैं, डायमंड डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर हो गई की बातें। आइए आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है, इट इज ग्रेइश। ये कैसे कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक ओपैक इन नेचर। ओपैक का क्या मतलब होता है, इसमें से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास नहीं हो पाती है, लाइट पड़ती है वहीं से वहीं स्टॉप हो जाती है। ओपैक इन नेचर होता है। इट इज ग्रेइश ब्लैक ओपैक इन नेचर। और यह जनरली क्या होता है, इट इज सॉफ्ट। ये क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर। ये डायमंड के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और क्या इसमें जानेंगे, इट हैव
tendency to conduct the electricity due to presence of free electron। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फिर आप अपने स्क्रीन पे एक बार देखेंगे, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। क्लियर है स्ट्रक्चर के बारे में? ओके। तो यहां ये जो होता है, इट इज अरेंज इन सीट फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सीट फॉर्म में, अरेंज इन सीट स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस रीजन, it is soft in nature। ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट इन नेचर हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये जनरली होता क्या है, इसमें आपको समझना क्या है। इसमें आप देखेंगे क्या कि जो आपका ये ग्रेफाइट है सॉफ्ट तो होता है, और इसका यूज कहां करते हैं, आइए उसे भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन रख रहा है, आइए देखते हैं। तो अगर मैं ऐसे बना दूं, ये जनरली कैसे होते हैं आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपके क्या है, कार्बन कंटेनिंग है, ये आपके क्या है, कार्बन है। यहां से अगर आप देखना चाहें तो जनरली आपने स्ट्रक्चर में देखा था कि यह जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरीके से आपको एग्जिस्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आइए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या आप इसमें समझ के कैसे कहेंगे कि सच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो जरा देखिए, मैं इस कार्बन को कंसीडर कर रहा हूं। इस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, देखिए इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये हो गया 2, और एक आप देख रहे होंगे 3 इधर जुड़ा हुआ है। इट मींस एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली कैसा होता है, सीट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका स्ट्रक्चर आपको हमने दिखा दिया स्क्रीन पे। तो आपको मुझे ये समझाना था कि ये 3 कार्बन से तो जुड़े होते हैं, और इसी कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, और यही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए थोड़ा सा इसकी यूजेज के बारे में समझते हैं। अभी यूजेज हम एक कलेक्टिवली समझेंगे, डायमंड को अलग से समझ लेंगे, ग्रेफाइट को अलग से समझेंगे। आइए अभी तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, यह जनरली इट कंटेन मिनिमम 60 कार्बन। कितना कंटेन करेगा, 60 कार्बन कंटेन करेगा। इसका मतलब है इसमें कार्बन का नंबर मिनिमम कितना रहेगा, 60 रहेगा। और दूसरी बात इसे समझेंगे, इट इज लुक लाइक कैसा आपको दिखाई देता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फुटबॉल लाइक कैसा ये आपको दिखाई देता है, फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। और क्या जानेंगे इसमें 2 तरह के मिलते हैं। इट कंटेन 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल in one molecule of
अगर आपसे क्वेश्चन ये बना दे ऑब्जेक्टिव में कि जो बकमिस्टर प्रोटीन होता है उसमें एक मॉलिक्यूल में कितने हेक्सागोनल होते हैं और कितने पेंटागोनल होते हैं, तो इट कंटेन 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल इन वन मॉलिक्यूल। हेक्सागोनल का मतलब क्या समझेंगे आप? हेक्सागोनल का मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पे ये 6 आपको इस तरह से नजर आएंगे, और पेंटागोनल का मतलब आप क्या समझेंगे? इसमें 5 मेंबर आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको नजर आएगा। तो आई थिंक आपका ये क्रिस्टल क्लियर। ये क्या हो गया? पेंटागोनल हो गया, और ये आपका क्या है? हेक्सागोनल है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आई थिंक सबने देख लिया होगा। आइए थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दी रफ डायग्राम आपको दे रहे हैं। तो यह जल्दी कैसा होता है? आपने फुटबॉल तो बचपन में देखा ही होगा। तो जनरली ये ऐसे होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? आपको 20 दिखेगा हेक्सागोनल, और आपको 12 दिखेगा क्या? पेंटागोनल। क्लियर हो इतनी बातें? तो ये था आपका क्या? बकमिस्टर प्रोटीन। थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं। इट इज नॉट वेरी हार्ड, ना ही ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, नॉर सॉफ्ट। ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ही ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। कौन? बकमिस्टर प्रोटीन। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। यूजेज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड का क्या यूज है और ग्रेफाइट का क्या यूज है, इसको हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। डायमंड आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ग्लास। ग्लास को कट करने में किसका यूज करते हैं हम लोग? डायमंड का यूज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब आप जाते हैं स्पेक्टिकल्स बनाने, चश्मा बनाने जाते हैं, तो वहां पे देखा होगा वो कट करते थोड़ा सा क्या लगा रहता है? डायमंड होता है, जो उस ग्लास को आसानी से क्या करता है? कट करता है। सॉफ्ट ऑफ द कटिंग मार्बल्स। आपने बड़े बड़े मार्बल्स देखे होंगे, उन मार्बल की कटिंग के लिए घरों में लगता है, देखा होगा। उसमें भी क्या यूज किया जाता है? डायमंड यूज करते हैं। फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े ड्रिल करते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? डायमंड। फिर क्वेश्चन ये उठता है डायमंड ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डायमंड ही तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। क्लियर हो गया? दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है या यूज है? डायमंड आर यूज्ड इन फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आपको पता है इसकी ज्वेलरी आपको क्या मिलती है? बहुत महंगी होती है। किसकी? डायमंड की। जैसे सुना होगा शादी ब्याह में किसका रिंग चाहिए? मुझे डायमंड रिंग चाहिए। क्लियर है ये बातें? और क्या हो सकता है? डायमंड कैन बी मेड आर्टिफिशियली बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन। प्योर कार्बन को आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दीजिए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डायमंड में। आप लोग सोच रहे हैं अब तो घर पे हम बनाएंगे ही बनाएंगे डायमंड, लेकिन आप ये कहां से लाएंगे? हाई प्रेशर और टेम्परेचर कहां से लाएंगे? बना तो लेंगे, कहां से? टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे पाएंगे उतना। क्लियर है ये बातें? आइए थोड़ा सा देखते हैं ग्रेफाइट के रिगार्डिंग। पाउडर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। ये किस फॉर्म में यूज होता है? लुब्रिकेंट। जो आपके मोटर बाइक वगैरह चलते हैं या बहुत सारे इंजन वगैरह चलते हैं, जो फास्ट मूविंग पार्ट्स हैं किसके? मशीनरी के, यह जो है इसको लुब्रिकेंट सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि आसानी से ये क्या कर सके? मूव कर सके, उसमें यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। और ग्रेफाइट का यूज कहां करते हैं? मेकिंग द कार्बन इलेक्ट्रोड। आपने देखा होगा बैटरी, छोटे छोटे सेल आते हैं, उसमें एक छोटा सा ऐसे क्या लगा रहता है? कार्बन का इलेक्ट्रोड। और वो इलेक्ट्रोड होता है किसका? ग्रेफाइट का। तीसरा जो हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर द मेकिंग आवर पेंसिल। आप देखे होंगे बचपन से वही लिखते आ रहे हैं, एलकेजी यूकेजी से पेंसिल। तो उसका जो लीड होता है किससे बनता है? ग्रेफाइट से बनता है। आई थिंक ये बातें आपको बेसिक आइडिया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ किसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डिस्कशन करेंगे कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके कुछ नॉमेनक्लेचर, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज
आई थिंक 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और क्या करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।